हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने स्टार्ट किया था बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और उसी को मैं इस लेक्चर में अब कंटिन्यू करूंगा। लास्ट क्लास में बेटा हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से ये देख लिया था कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, उसको हम किसके लिए यूज कर रहे हैं और उससे हम लोग क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बेटा अभी हम लोग बायोलॉजी में जो पढ़ रहे हैं, हम लोग बायोलॉजी का एप्लीकेशंस देख रहे हैं। हम लोग जो बायोलॉजी पढ़ते हैं वो उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे अ, रोजमर्रा की जिंदगी में, उस चीज को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा, दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहला मैंने बोला था आपका ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, और सेकंड मैंने आपको बोला था मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया था। सॉरी। उसके बाद बेटा मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज ये भी बताई थी कि कौन कौन से बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे हम इस टेक्नोलॉजी को एडवेंट करेंगे, और क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, कैसे ये पूरी ब्रांच फ्लोरिश हुई। उन चीजों को मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट डिटेल्स में बताया था। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि दो प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने बेटा आपको बताया था। वो दोनों प्रिंसिपल कौन कौन से थे? पहला मैंने क्या बताया था बेटा आपको? जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा मैंने बोला था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अगर मैं बात करता हूं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो मैंने वहां पर न्यूक्लिक एसिड्स लिए थे, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। उसमें मैं कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस करूंगा, और केमिकल मॉडिफिकेशंस करने के बाद उसको मैं होस्ट में इंट्रोड्यूस कर दूंगा, और उसके बाद फिर मैं, मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद ये था कि मैं उसके फिनोटाइप को इंप्रूव कर पाऊं। फिनोटाइप इंप्रूव करने का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से लास्ट क्लास में बता दिया था बेटा कि फिनोटाइप को अगर मुझे इंप्रूव करना है तो मुझे जीनोटाइप को इंप्रूव करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फिनोटाइप होता है वो जीनोटाइप पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस सारी चीजों के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया भी हुआ है लास्ट क्लास में, और आपने अगर मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ी होगी तो इन दोनों चीजों को आपने अच्छी तरीके से समझा भी होगा। ठीक है, और यहीं पर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन की मैं बात करूंगा तो वो आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने एक टॉल प्लांट लिया था, एक ड्वार्फ प्लांट लिया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर मैंने उसको क्रॉस कराया था बेटा, तो क्रॉस कराने के बाद क्या बना था बेटा आपका? एक टॉल प्लांट बना था, क्योंकि उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी था। इसका मतलब क्या था कि उसका जो टॉलनेस था वो जीनोटाइप पर डिपेंड किया था, मतलब उसका जो एक्सप्रेशन था, कहने का मतलब क्या है, जो टॉल प्लांट हुआ था वो जीनोटाइप पर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, ये बात मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से बता दिया था। सिंपल सी बात है बेटा, अगर मुझे किसी ऑर्गेनिज्म में अगर ह्यूमन इंसुलिन को बनाना है, जैसे कि इकोलाई में बनाना है, तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा, वो सब सारे एक्सपेरिमेंट्स कैसे कैसे किए गए हैं उसको मैं एक बेसिक एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसको देखने वाला भी हूं। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करेंगे, और क्विक रिवीजन करने के बाद हम लोग देखेंगे बेटा हिस्ट्री एंड, और क्या क्या कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से फ्लोरिश कराया, उसका एडवेंट किया, उसकी बर्थ हुई। उन सारी चीजों के बारे में मैं आज पढ़ने वाला हूं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें बेटा, जैसे कि मीनिंग क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या डेफिनेशन दी थी कि किस तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेटा नेचुरल साइंस से अगर हम लोग मर्ज कर देंगे और हम लोग क्या क्या यूज करेंगे तो उससे हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ले सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में मैंने बेटा आपको लास्ट क्लास में मैं बताया भी था। फिर मैंने बोला था कि जो बायोटेक्नोलॉजी होती है वो दो तरह की होगी, मैंने आपको अभी भी बताया, ट्रेडिशनल होगा और मॉडर्न होगा। ठीक है, इसमें मैं किसी ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करूंगा या अल्टर करूंगा, किसमें? और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, और इसी को मैंने क्या बोला था? जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बायोटेक्नोलॉजी। इसके एग्जांपल थे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जीन थेरेपी और डीएनए वैक्सीन्स।
ठीक है बच्चों, फिर मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया था। एक्सप्लॉयटेशन का वर्ड भी, एक्सप्लॉयटेशन से मेरा क्या तात्पर्य था, इस चीज को भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी मैंने आपको अभी डिस्कस किया बेटा कि क्या होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग और किस तरीके से हम लोग फिनोटाइप को इंप्रूव करके उससे प्रोडक्ट और सर्विसेज ले रहे थे। फिर मैंने आपको क्या बताया था बेटा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। उसमें मैंने क्या बताया था, दो वर्ड बताया था, एक मैंने एसेप्टिक कंडीशन या एसेप्सिस कंडीशन, और यहीं पर मैंने आपको एक एंटीसेप्सिस भी बताया था। क्या बताया था बेटा मैंने आपको, एंटीसेप्सिस भी बताया था, एंटीसेप्सिस, एंटीसेप्सिस, ठीक है। एंटीसेप्सिस, एंटीसेप्सिस का मतलब क्या था, रिमूवल ऑफ कंटामिनेशन, रिमूवल ऑफ सॉरी बेटा, रिमूवल ऑफ कंटामिनेशन। अगर कंटामिनेट हो गया है तो उसको रिमूव करने की प्रोसेस मैंने क्या बोला था बेटा आपको, एंटीसेप्सिस। और प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन क्या कराता है बेटा आपका, एसेप्टिक, प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन। दोनों में डिफरेंस है बेटा, एक में हो गया है उसको मैं रिमूव कर रहा हूं, और एक में मैं होने से रोक रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वाले दोनों पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गए, ठीक है। और ये मैंने लास्ट क्लास में भी अच्छे से बताया ही था आपको, ठीक है बेटा। चलिए, ये सारी चीजों को मैंने बताया था कि किस तरीके से फिनोटाइप जीनोटाइप पर डिपेंड करता है सॉरी, और डिग्री ऑफ जो एक्सप्रेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा था, आपका एनवायरमेंट पे डिपेंड कर रहा था। ठीक बच्चों, चलिए अब जो मुझे देखना है, आपकी एनसीईआरटी एक बात और करती है। अगर आपने बेटा इसी क्लास 12th में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा इन द ह्यूमन बींग्स, तो उसमें आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा डिफरेंसेस बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपने वो थोड़ा बहुत आपको ध्यान में आ रहा होगा बेटा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है, उसमें वेरिएशंस नहीं होती हैं। इसका मतलब वो अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक को प्रिजर्व करके रखता है। लेकिन जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो जेनेटिक वेरिएशन को क्या करता है बेटा, वेरिएशन को एक्चुअली वो अलाउ करता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज जो आपकी एनसीईआरटी बेटा डिस्कस कर रही है, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने क्या बोला बेटा, मैंने ये बोला कि अगर मैं बात करता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अगर मैं बात करता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेटा खास बात क्या है कि इसमें दो चीजें होती हैं जो कि आपने पढ़ रखा होगा बेटा। एक तो मैंने क्या बोलना है, गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस। और गैमिटोजेनेसिस, जब भी गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, जब भी फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स होता है बेटा, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि ये इसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है बेटा आपका, मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। और मियोसिस ही अलाउ करता है आपका वेरिएशन, मियोसिस ही क्या अलाउ करता है बेटा आपका, वेरिएशन अलाउ करता है, वेरिएशन अलाउ करता है। ठीक है, क्यों वेरिएशन, क्यों हो रहा था, क्यों हो पा रहा था वेरिएशन, ये भी मुझे पता होना चाहिए। क्योंकि मियोसिस जब आप पढ़ते हैं बेटा, तो आप उसमें आप मियोसिस 1 और मियोसिस 2 पढ़ते हैं। और मियोसिस 1 में आपने पढ़ा होगा प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज में आपने पढ़ा होगा पेकाइटिन स्टेज। और पेकाइटिन स्टेज में क्या होता है बेटा आपका, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर होने के कारण ही बेटा क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होती है जीन्स की, ठीक है, एलील्स की। और इस कारण बेटा जो आने वाली जो प्रोजेनीज होती हैं उसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मियोसिस में क्या होता है बेटा, एक पेकाइटिन स्टेज होती है, पेकाइटिन स्टेज होती है। और पेकाइटिन स्टेज में मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है बेटा कि क्या होता है आपका, क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर के कारण ही क्या होता है बेटा आपका, वेरिएशन। ठीक है, मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, दूसरे पॉइंट अगर की मैं बात करूं, तो ये तो रीजन है ही। अगर मैं दूसरे पॉइंट की भी अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो इसमें रैंडम फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है बेटा, रैंडम फर्टिलाइजेशन होता है, रैंडम फर्टिलाइजेशन।
ठीक है। और रैंडम फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि कोई भी जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं बेटा, तो आपको पता है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक बार में इजैकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, बिलियन नहीं बोल रहा हूं, कितना बोल रहा हूं, बिलियंस बोल रहा हूं। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बेटा, और उसमें रैंडम फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि कोई भी स्पर्म जाके ओवा से क्या कर सकता है बेटा, फ्यूज कर सकता है, मतलब कि फ्यूजन हो सकता है और फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है। तो ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने ज्यादा गैमिट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो और उनका भी फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बेटा, मतलब कि रैंडम होता है। और ये भी रीजन है किसका बेटा, वेरिएशन का। ये भी रीजन किसका है बेटा, आपका वेरिएशन का। ठीक है, तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, वो आपका वेरिएशन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये वाली लाइन, ये सब चीजें बेटा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, वो किसके थ्रू होता है, आपका माइटोसिस के थ्रू होता है। और माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर जैसी कोई चीज नहीं होती है, और इसलिए बेटा यहां पर वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती हैं। ये वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती हैं, वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, तो हम अब और आगे चलें। ठीक है बच्चों, चलिए। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, तो मैं और आगे चलूं। तो मुझे यह बात समझ में आ गई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनमें आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है बेटा, सेक्सुअल। इसीलिए मैंने क्या बोला था कि इन ऑर्गेनिजम्स में क्या देखने को मिलेगा बेटा आपको, ऑर्गेनिजम्स में जो कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी बेटा, डाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं। अब उसके बाद जो आपकी जो एनसीईआरटी है, जो आपकी चीजों को डिस्कस कर रहा है, उसके बारे में बेटा बेटा थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। अगर मैं बात करूं प्लांट हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है, या प्लांट ब्रीडिंग की, तो आपने इसको स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर में पढ़ रखा होगा। और आपके जो भी बॉटनी वाले जो आपके सर होंगे, उन्होंने आपको ये बात जरूर पढ़ाई होगी। अगर नहीं भी पढ़ाई है तो थोड़ा बहुत बेटा मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब सुनना, अगर आपने थोड़ा बहुत अगर इवोल्यूशन पढ़ा होगा बेटा, तो इवोल्यूशन की अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा बात नहीं करूंगा, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस टाइम पर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो वो कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर जा चुकी है। इसका मतलब सिंपल सी बात है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि हम पृथ्वी पे कितने लोग होने चाहिए, उससे ज्यादा लोग पृथ्वी पर मौजूद हैं, और इसी कारण यहां पर रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। ठीक है, और रिसोर्सेज की कमी होने के कारण बेटा क्या है रिसोर्सेज की, अगर बताइए मुझे, अगर कमी हो गई तो क्या पॉपुलेशन की ग्रोथ हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ होनी है, अगर पॉपुलेशन, और मुझे ये बात आपको भी पता होगी कि पॉपुलेशन स्टिल क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। मतलब कि अगर मैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करूं तो वो स्टिल ग्रो कर रही है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है बेटा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हम उनका यूज करके अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। और इस रिसोर्सेज को मैंने कैसे, देखिए हमारे पास उतनी जमीन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज कर करके हमने जो रिसोर्सेज हैं उसको बढ़ा लिया है। और रिसोर्सेज जब बढ़ेंगे बेटा, तो सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन में भी क्या होगा, आपका ग्रो करेगा। मतलब पॉपुलेशन क्या करेगी, ग्रो करेगी। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको मैंने इवोल्यूशन वाले पॉइंट से बताया। ठीक है, अब मुझे बताइए कि मैं इस जो पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या है कि जो हम रिसोर्स है, जो हम लोग खा रहे हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं बेटा, तो इसको मुझे इंप्रूव करना पड़ेगा। मुझे क्रॉप को एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इंप्रूव करने, जैसे कि मान लीजिए मैंने 1 एकड़ में फसल लगाई, और मैं ये नहीं चाहूंगा कि वो 1 एकड़ की फसल जो उसमें आधा एकड़ हो, वो पूरी की पूरी फसल किसी डिजीज के कारण या किसी डिजीज लग जाए तो वो फसल बर्बाद हो जाए। तो मैं क्या चाहूंगा कि जो क्रॉप है मेरे पास, उसमें डिजीज रेसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब वो डिजीज
उसमें नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ उसकी यील्ड भी अच्छी होनी चाहिए। मैंने 2 पॉइंट आपको बताए, क्या उसमें एक तो डिजीज नहीं होनी चाहिए और दूसरा उसकी जो यील्ड है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने बोला कि ये एक प्लांट है, ठीक है, मैंने बोला कि ये एक प्लांट है, ठीक है, मैंने ये देखा कि प्लांट की यील्ड अच्छी है, प्लांट की यील्ड अच्छी है, लेकिन ये डिजीज क्या है बेटा, सेंसिटिव है, ये डिजीज क्या है, सेंसिटिव है। और मुझे बताइए अगर इस प्लांट की यील्ड अच्छी है और अगर ये डिजीज सेंसिटिव है बेटा, तो अगर इसमें डिजीज लग जाएगी तो ये प्लांट खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करना चाहूंगा, मैं इस प्लांट को, इस क्रॉप को इंप्रूव करना चाहूंगा। मैं ये चाहूंगा कि इस प्लांट में एक तो यील्ड अच्छी हो, इस प्लांट में एक तो यील्ड अच्छी होनी चाहिए और दूसरा ये डिजीज रेसिस्टेंट होना चाहिए। तभी मैं अपने रिसोर्सेस को बढ़ा पाऊंगा। सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या बोला कि मुझे ये दो डिजायर्ड चीजें चाहिए, एक यील्ड अच्छी हो और दूसरा ये प्लांट क्या हो, डिजीज रेसिस्टेंट हो। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया। अगर ये वाला पॉइंट, अच्छा मैं ये क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पर एक पॉइंट बताना है कि वाई modern biotechnology is superior than ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पर थोड़ा सा प्लांट ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट ला रहा हूं। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो मैंने यहां पर बेटा एक लिया प्लांट ए, सुनते रहना बेटा बात ध्यान से, ठीक है। मैंने एक प्लांट लिया ए, प्लांट ए लिया, ठीक है। मैंने ये देखा कि इसमें यील्ड तो अच्छी है, मैंने ये देखा कि इसमें यील्ड तो क्या है बेटा, अच्छी है, लेकिन लेकिन दूसरी बात यह है कि ये डिजीज क्या है, सेंसिटिव है। ठीक है, ठीक है। और मुझे मुझे डिजायर्ड प्लांट क्या चाहिए, जिसकी यील्ड भी अच्छी हो और वो डिजीज रेसिस्टेंट भी हो। ठीक है, तो अब मैंने एक ऐसा प्लांट लिया, मैंने बेटा एक ऐसा प्लांट लिया जो यील्ड उसकी कैसी भी हो, यील्ड उसकी कैसी भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, यील्ड कैसी भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा मतलब किससे होना चाहिए कि वो डिजीज क्या हो, रेसिस्टेंट हो, डिजीज रेसिस्टेंट हो। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या बच्चों? ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने दो प्लांट लिए, एक मैंने प्लांट ए लिया और एक मैंने प्लांट बी लिया, प्लांट बी। अब आपको बात समझ में आ गई कि प्लांट ए प्लांट बी में क्या डिफरेंसेस है। इसकी यील्ड अच्छी है लेकिन डिजीज सेंसिटिव है। दूसरा मैंने प्लांट बी लिया जिसकी यील्ड से मुझे मतलब नहीं है, यील्ड उसकी कुछ भी हो लेकिन उसमें डिजीज रेसिस्टेंट होना चाहिए। अब मैंने इस दोनों प्लांट का क्या कराना है बेटा, क्रॉस कराना है। क्या कराना है बेटा, इन दोनों प्लांट का मैंने कराना है क्रॉस, जिसको आप क्या बोलोगे बेटा, बाद में हाइब्रिडाइजेशन। मैं यहां पर जर्म प्लाज वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो यहां पर मैं जर्म प्लाज वगैरह की बात, तो जब आपने क्रॉस कराया बेटा तो अब मुझे क्या मिलेगा, प्लांट मिलेगा, ठीक है। और ये प्लांट कौन सा है, प्रोजेनी प्लांट है, ये मुझे प्रोजेनी प्लांट मिल गया। और मुझे ये बताइए कि जब मैं इस दोनों प्लांट का क्रॉस कराऊंगा तो मुझे बहुत सारे प्लांट मिलेंगे, मुझे बहुत सारे प्लांट मिलेंगे। और मुझे अगर बहुत सारे प्लांट मिलेंगे तो मैं उनका सिलेक्शन करूंगा, उन सारे प्लांट्स में मैं सिलेक्शन करूंगा और इस सिलेक्शन को आप क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और ये सिलेक्शन कैसा होगा, बहुत सारे, क्योंकि आपको पता है बेटा, क्योंकि ये दोनों प्लांट क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मान लीजिए क्रॉस कराया मैंने, तो सिंपल सी बात है, तो बहुत ज्यादा क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे और कितने ज्यादा उसमें वेरिएशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि जब ये प्रोजेनी प्लांट बनेगा तो उसमें कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे, कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे, इस प्लांट को मैंने क्या बोला, प्रोजेनी प्लांट नंबर सी, नंबर सी नहीं मतलब सिंपल सिंपल सी बात है, सी। ठीक है, अब प्लांट सी में मैंने क्या देखा कि इसमें एक तो यील्ड भी अच्छी है,
यील्ड वेरी गुड, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या देखा बेटा कि ये डिजीज क्या है, रेसिस्टेंट है। और यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहता था। तो मेरा मकसद पूरा हो गया क्या? हाँ बिल्कुल सर, मेरा मकसद पूरा हो गया। लेकिन यहां पर ये जो ट्रेडिशनल, ये जो मैंने आपको बताया है बेटा, ये है आपका क्या? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक है बेटा ये। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से एक बात पता है बेटा कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है आपका, बताइए मुझे। जो बेटा आपकी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी होती है वो इंफीरियर होती है किससे? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से। कैसे? आओ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। मुझे बताइए कि मान लीजिए ये प्लांट की यील्ड अच्छी थी और सिर्फ ये क्या था, इसमें एक ही खराबी थी कि ये क्या था, डिजीज सेंसिटिव था। मैंने इस प्लांट इसका क्रॉस कराया किसी ऐसे प्लांट से जिसमें डिजीज रेसिस्टेंट था, ठीक है। अब ये प्लांट सी बना प्रोजेनी प्लांट, इसमें यील्ड भी अच्छी है, डिजीज रेसिस्टेंट भी है। लेकिन मुझे बताइए क्या इसमें कुछ ऐसे ऐसी जीन्स इनके सेल्स के मतलब कि न्यूक्लियस के डीएनए में कुछ ऐसी जीन्स हो सकती हैं जो कि इस प्लांट में आ जाएं और ये इस प्लांट के लिए खराब हो, खराब हो? ऐसी जीन्स को मैं क्या करूंगा, क्या कहूंगा? अनडिजायर्ड जीन। क्या कहूंगा बेटा? अनडिजायर्ड जीन। तो क्या वो अनडिजायर्ड जीन, मुझे क्या चाहिए था? मुझे बस चाहिए था कि इसकी बस डिजीज रेजिस्टेंट वाली जीन इसमें आ जाए, बाकी सब तो इस प्लांट में अच्छा था। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहां पर रैंडम फर्टिलाइजेशन हुआ है बेटा, रैंडम क्रॉसिंग हुई है। तो सिंपल सी बात है बेटा कि यहां से इस प्लांट से कुछ अनडिजायर्ड क्या आ सकती हैं, जीन्स आ सकती हैं जो कि ये प्लांट क्या, प्लांट के लिए जो प्रोजेनी प्लांट है उसके लिए खराब हो सकती है। आगे बात समझ में? तो मैं, ये है आपका लिमिटेशन किसका, किसका? ट्रेडिशनल बायोटेक का। ट्रेडिशनल बायोटेक का क्या है बेटा कि अनडिजायर्ड जीन्स जो कि मैं नहीं चाहता था वो भी प्रोजेनी प्लांट में आ जाएंगी। तो अब मैं इसको कैसे ओवरकम कर सकता हूं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से? तो मैं कैसे इसको ओवरकम कर सकता हूं? मान लीजिए बेटा कि मैंने ये प्लांट बी की एक सेल ली, मैंने प्लांट बी की एक सेल ली, ठीक है। सेल्स में क्या होगा, क्योंकि प्लांट है तो सिंपल सी बात है बेटा, मैंने यहां पर न्यूक्लियस बना दिया और न्यूक्लियस में मैंने रख लिया डीएनए। अब मैंने यहां से क्या किया बेटा, एक डीएनए के फ्रेगमेंट को निकाल लिया। डीएनए फ्रेगमेंट को बेटा मैंने क्या किया, निकाली। ये है आपका डीएनए फ्रेगमेंट। सुनते रहना बेटा बात समझ में। डीएनए फ्रेगमेंट, और ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है इसमें क्या है, डिजीज रेसिस्टेंट की जीन है। किसकी जीन है बेटा? डिसीज रेसिस्टेंट की क्या है, आपकी जीन है। मैंने क्या बोला? इस डीएनए फ्रेगमेंट में क्या है, आपकी डिजीज रेसिस्टेंट की जीन है। अब मैंने इस फ्रेगमेंट को यहां पर इस वाले प्लांट में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। जब मैं इस वाले प्लांट में ट्रांसफर कर दूंगा तो मुझे बताइए कि क्या जो प्रोजेनी प्लांट होगा क्या इसमें अनडिजायर्ड जीन आएंगी? नहीं आएंगी। तो ये जो ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है बेटा, ये जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये जो इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, यही तो क्या है आपका, यही तो क्या है बेटा आपकी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक। यही तो क्या है बेटा आपका मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। और जब मैं इस डीएनए फ्रेगमेंट को इस प्लांट में ट्रांसफर कर दूंगा बेटा तो ये प्लांट हो जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, क्योंकि मैंने इसके क्या कर दिया बेटा, इसके जेनेटिक्स को चेंज कर दिया। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट।
और ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है बेटा, इसी को मैं क्या बोलूंगा? ट्रांसजेनिक प्लांट। आ गई बच्चे बात समझ में? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं और ठीक है बेटा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर ये पूरा पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया, तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिख सकता हूं बेटा, एक नोट। पहले जो पॉइंट लिखा है पहले उसको समझा देता हूं कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की क्या दिक्कतें हैं, या ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की क्या दिक्कतें हैं। देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स used in plants and animals breeding very often lead to inclusion and multiplication of अनडिजायरेबल, ऐसी जीन्स भी आ जाएंगी प्रोजेनी में जो कि अनडिजायरेबल जीन्स हैं, along with डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन तो आएगी ही आएगी बेटा। ये देखो यहां पर डिजीज रेसिस्टेंट की जीन मेरी डिजायर्ड जीन थी, जो कि यहां पर प्रोजेनी प्लांट में आई है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर क्या आई है बेटा, आपकी अनडिजायर्ड जीन्स भी आ चुकी हैं, ठीक है। तो इसी को ओवरकम हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से। तो मैं यहां पर एक पॉइंट और लिखूंगा, limitations of traditional biotechnology is overcome by modern बायोटेक्नोलॉजी। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को ही मैं क्या बोलूंगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, या इसी को मैं बोलूंगा बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है अब ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो मैं अब और आगे चल सकता हूं, ठीक है बच्चों। तो अब सुनो पूरी बात। अब ये तो आपकी एनसीईआरटी डिस्कस कर रही है। मुझे बताइए कि ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है, ये तो ये प्लांट दोनों ही सेम स्पीसीज के प्लांट हैं। मैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की यह भी खास बात है कि मैं इसमें ऐसे ऐसे डीएनए फ्रेगमेंट्स को भी ट्रांसफर कर सकता हूं जो कि किसी और स्पीसीज से आए हों। आप ये समझिए बेटा कि मैं ई कोलाई, जो कि मोनेरा का पार्ट है, उससे मैं बनवाऊंगा क्या, ह्यूमन इंसुलिन, जो कि हम एनिमल किंगडम में आते हैं और वो मोनेरा किंगडम में आ रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि कितना ज्यादा इसमें हम लोग के लिए क्या है खूबसूरत बात यह है कि हम लोग कहीं के भी डीएनए फ्रेगमेंट को किसी के अंदर भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपको यह बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारा जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल है, ठीक है। और जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होने के कारण बेटा सिंपल सी बात है कि मैं ये जो मैनिपुलेशन कर रहा हूं इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं डिजायर्ड जीन को मैं उसी स्पीसीज से ना करके किसी और स्पीसीज से भी लाकर किसी और स्पीसीज में ट्रांसफर कर सकता हूं। तो यह खूबसूरती है किसकी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बायोटेक्नोलॉजी की। मुझे लगता है यह पूरा पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट को आप अगेन एंड अगेन देखिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है, तो मैंने इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं क्या बात करूंगा, ये तो मैंने बात करी ली बेटा, ठीक है। अब एक बात आपको और समझनी है, ठीक है। इसकी बात तो हम लोग करेंगे अभी, ठीक। अब समझना, ठीक है। पहले पूरी बात समझना, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। सुनते रहना बेटा बात ध्यान से, ठीक। यहां पर मैंने बना ली एक सेल, यहां पर मैंने बना ली एक सेल, ये है मान लीजिए एक सेल है, ठीक है।
अभी मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये एक बैक्टीरिया है या एक सेल मान लीजिए, अभी आप एक सेल मान लीजिए, ठीक है, मैंने अभी बैक्टीरिया को एज्यूम कर लिया है, मैं अपने लिए एज्यूम कर रहा हूं, आपको आप सेल मान लो, ठीक है। और मैंने यहां पर एक डीएनए फ्रेगमेंट को ले लिया। ये क्या है बेटा? आपका डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट सुनते रहना बेटा बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? अब ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है, सुनना बात ध्यान से, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है, इसमें मेरी डिजायर्ड जीन है, इसमें मेरी डिजायर्ड जीन है। क्या है बेटा? इसमें मेरी डिजायर्ड जीन है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस वाले डीएनए फ्रेगमेंट को मैंने ट्रांसफर कर दिया इस सेल के अंदर। इस सेल के अंदर मैंने इस डीएनए फ्रेगमेंट को ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे ही इस फ्रेगमेंट को मैंने इस सेल के अंदर ट्रांसफर किया, तो इस सेल को मैंने क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। सिंपल सी बात है बेटा, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई सेल बाहर से डीएनए को अपने आप ले ले, चाहे उसके अंदर हम डीएनए को ट्रांसफर कर दें, तो जो सेल बन जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म सेल। आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा जब आपने बैक्टीरिया वगैरह पढ़ा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ठीक है, बैक्टीरियोफेज का क्या रोल होता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ी होगी तो मैं थोड़ा सा बीच में जब इसका जगह और इसका एक्सक्लूसिवली जब वो आएगा तो मैं वहां पर इन चीजों को थोड़ा सा और पढ़ा दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये वाला पॉइंट समय, तो इस सेल को मैंने क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म। तो ये क्या मुझे मिल गई? ट्रांसफॉर्म सेल, ठीक है। मुझे बताइए कि जब ये सेल के अंदर मैंने इस डीएनए फ्रेगमेंट को ट्रांसफर कर दिया, तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है, इट इज अनेबल टू रेप्लिकेट। मुझे करना क्या है? मुझे इस डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोन कराना है बेटा, मुझे इस डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोन कराना है, ठीक है। अनेबल टू रेप्लिकेट, अनेबल टू रेप्लिकेट, ठीक है। और मुझे इसको कराना है क्लोन। मैं चाहता क्या हूं? मैं ये चाहता हूं कि इसकी मल्टीपल कॉपीज इसके अंदर बने। मेरा ये मकसद है कि ये जो डीएनए फ्रेगमेंट मैंने ट्रांसफर किया है इस सेल के अंदर, इसकी मल्टीपल कॉपीज बने, इसकी मल्टीपल कॉपीज बने, मल्टीपल कॉपीज बने। क्या बने बेटा? मल्टीपल कॉपीज। इसका मतलब मैं इसकी क्या करा पाऊं? क्लोनिंग करा पाऊं, क्लोनिंग करा पाऊं, क्लोनिंग करा पाऊं। सिंपल सी बात है बेटा, क्लोनिंग कराने का मेरा मकसद ये है, मेरा पर्पस ये है कि जितना ज्यादा इसकी मैं मल्टीपल कॉपीज बनाऊंगा, उससे मैं उतना ही ज्यादा उसके जीनोटाइप को इंप्रूव करूंगा, और जितना ज्यादा जीनोटाइप इंप्रूव होगा उतना ज्यादा फिनोटाइप इंप्रूव होगा, और इस कारण मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ले सकता हूं। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो मेरा मकसद यह है कि मैं इसको ट्रांसफर करके इसकी मल्टीपल कॉपी बनाऊं, क्लोनिंग करा पाऊं, लेकिन ये अनेबल टू रेप्लिकेट है, ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब मैंने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था, तो डीएनए रेप्लिकेशन में बेटा जो आपके दो टेम्पलेट्स, जो आपके डीएनए के दो स्टैंड होते हैं, दोनों के दोनों टेम्पलेट का काम करते हैं, और एक लीडिंग स्टैंड और एक लैगिंग स्टैंड का काम करता है बेटा। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की अगर मैं बात करता हूं, जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, तो मुझे मान लीजिए ये दो स्टैंड हैं, इसको मुझे क्या करना पड़ता है? ओपन करना पड़ता है। मान लीजिए ये हेलिक्स है बेटा, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। तो जहां से ये ओपन होता है, वहां पर क्या होता है? ओराई सीक्वेंसेस। वहीं पर कोई एंजाइम आकर क्या कहते हैं, जुड़ेगा, फिर उसको कट करेगा। याद आ रहा है कुछ? इसीलिए मैंने बोला था कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप बायोटेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाओगे। तो प्लीज मार्क माय वर्ड्स, जो भी बच्चे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो डीएनए रेप्लिकेशन को जरूर से जरूर रिवाइज कर लें, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बोला कि अनेबल टू रेप्लिकेट है, क्योंकि यहां पर ओराई सीक्वेंस क्या है?
और आई का मतलब क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहां पर क्या है? एब्सेंट है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया बेटा क्या? ठीक है, ठीक है, मुझे ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। अब और आई एब्सेंट है तो क्या इसका मल्टीपल कॉपीज बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। लेकिन 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 अगर किसी भी तरीके से, अगर किसी भी तरीके से बेटा यहां पर अगर मान लीजिए यहां पर ये है इसका, सपोज कीजिए, अच्छा इसको मैं अभी सपोज कीजिए मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। ठीक है, ये है इसका मेन क्रोमोसोम। इसका क्या है? सेल का मेन क्रोमोसोम है। अगर किसी तरीके से, अगर किसी तरीके से ये डीएनए फ्रेगमेंट इस मेन क्रोमोसोम का पार्ट बन जाए, क्रोमोसोम कहने का मतलब क्या है? अगर आपने पढ़ा होगा बेटा, सुनना पूरी बात ध्यान से, अगर आपने एक चीज पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और ये दिया था सटन एंड बोवेरी ने। और उसमें ये बोलते हैं कि एक्चुअली आप किसका, आप पढ़ते क्या हैं कि जीन्स का क्या बेटा पढ़ते हैं? इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअली इनहेरिटेंस किसका होता है? क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस होता है। ये किसने बताया था? सटन एंड बाउवेरी ने। ठीक है, तो अगर किसी भी तरीके से अगर ये डीएनए फ्रेगमेंट इस मेन क्रोमोसोमल डीएनए का पार्ट बन जाए, मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, ये मेन क्रोमोसोम यानी कि जीनोम, अगर मैं इस जीनोम को, अगर इसको जीनोम बोलूं बेटा, जीनोम का मतलब क्या होता है बताइए बेटा? इसको भी लिख दो सर, सब नालायकी गिरी कर रहे हैं, हमको कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जीनोम क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट प्रेजेंट इन द वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है नालायकों तो बहुत मार खाओगे तुम लोग। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आना चाहिए बेटा। जीनोम क्या होता है, जीन पूल क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आपने अगर हम अपनी बात करते हैं तो मेरे पास कितने सेट्स हैं? 23 सेट्स हैं। ठीक है, आपके पास भी, आपके सेल के अंदर कितने सेट्स हैं? 23 सेट्स हैं। ठीक है, तो एक सेट अगर मैं 23 की बात कर रहा हूं तो उसमें क्या जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसी को मैं क्या बोलूंगा? जीनोम। तो मैंने क्या बोला? अगर ये जो आपका फ्रेगमेंट है अगर किसी भी तरीके से ये जीनोम का पार्ट बन जाए, तो ये यानी कि क्रोमोसोम का पार्ट बन जाए, इसी को मैंने क्या मान लीजिए बोल दिया बेटा? क्रोमोसोम बोल दिया, क्रोमोसोम बोल दिया। ठीक है, तो क्रोमोसोम विल प्रोवाइड ओराई, क्रोमोसोम विल प्रोवाइड क्या प्रोवाइड कराएगा बेटा? ओराई, 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 ओराई। ठीक है, और जब ये क्रोमोसोम ओराई प्रोवाइड कर देगा तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, अब ये क्या कर पाएगा? रेप्लिकेट कर पाएगा, और ये इसके प्रोजेनी में भी क्या कर पाएगा? इनहेरिट कर पाएगा। ठीक है, तो विल प्रोवाइड ओराई, कौन? क्रोमोसोम। ठीक है, और इससे फिर क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेशन होगा यानी कि रेप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा यानी कि रेप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ किसका? क्या? ये डीएनए फ्रेगमेंट का, डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, और ना केवल मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा, इनहेरिट, इनहेरिट इन द प्रोजेनी, ये प्रोजेनी में भी जाएगा। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो मैं और आगे चलूं। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया तो फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने क्या बोला कि ये डीएनए फ्रेगमेंट को मैंने यहां पे ट्रांसफर किया,
सेल को क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। मेरा मकसद था कि मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज बना के क्लोनिंग करा पाऊं, और क्लोनिंग कराऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा मैं जीनोटाइप को इंप्रूव करूंगा, फिनोटाइप को इंप्रूव करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ले पाऊंगा। क्योंकि क्लोनिंग के बाद ही मैं क्या करूंगा बेटा, क्लोनिंग के बाद मैंने क्या किया, फिनोटाइप को इंप्रूव किया। अगेन एंड अगेन बता रहा हूं बेटा, फिनोटाइप को मैंने क्या किया, इंप्रूव किया। ठीक है, और फिनोटाइप को इंप्रूव करने के बाद मैंने इससे क्या लिए, प्रोडक्ट्स लिए। यही मेरा मकसद था, यही मेरा मकसद था। ठीक है, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको ट्रांसफर किया तो ये क्या नहीं कर पाया, ये क्या नहीं कर पाया बेटा, रेप्लिकेट नहीं कर पाया। रेप्लिकेट नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि इसके पास ओराई अब्सेंट है। ओराई क्या होता है, ओराई क्या होता है बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जहां से बेटा दोनों स्टैंड की बेटा क्या होती है बेटा, आप दोनों स्टैंड आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इन सारी चीजें के बारे में आपने पहले ही पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो और फिर मैंने बताया कि जीनोम अगर एक किसी भी तरीके से जीनोम का पार्ट बन जाए तो सिम, अगर आप याद करो, जब मैंने आपको डिजीज पढ़ाया था, तो मैंने वो जब आपको एड्स पढ़ाया था बेटा, तो याद कीजिए कि जो आपका एड्स वाला जो क्या कहते हैं आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल था, वो उसने क्या कन्वर्ट हो गया था डीएनए में, और डीएनए फिर जाके पार्ट किसका बना था बेटा, हमारे जीनोम का, हमारे टी हेल्पर सेल, हमारे मैक्रोफेज का, और उसके बाद ही तो उसमें रेप्लिकेशन हो पाया था। सिंपल सी बात है। तो वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि ये डीएनए फ्रेगमेंट तब तक मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा जब तक इसके पास ओराई अब्सेंट होगा। ठीक है, तो अगर किसी भी तरीके से ये जीनोम का अगर मैं पार्ट बना दूं आर्टिफिशियल तरीके से, यही तो मैं करने वाला हूं अभी डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ठीक है, कैसे करेंगे वो सारी चीजों को बेटा मैं बहुत अच्छी तरीके से देखूंगा। तो अगर जीनोम का पार्ट बन जाएगा, ठीक है, तो क्रोमोसोम विल प्रोवाइड ओराई, और इसी कारण इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट हो पाएगा, और ये इनहेरिट भी हो पाएगा प्रोजेनी में। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे की बात में करता हूं बेटा। मुझे लगता है यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो मैं अब और आगे चल सकता हूं। ठीक बच्चों, तो आज के लिए इस वाले लेक्चर में मैं इतने ही इंफॉर्मेशन को आपको दूंगा। अगली लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा हिस्ट्री ऑफ। तो इसको मैं क्या करता हूं, इस वाले लेक्चर को मैं पार्ट ए और पार्ट बी में कन्वर्ट कर, नहीं लेक्चर 2 ही रहने देते, चलिए उसको लेक्चर 3 कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें मैं अब अगली वाले जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, कि हिस्ट्री क्या है। ठीक है, उसका भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक बच्चों, चलिए तो इसको पढ़िए, और उसके बाद ही जो मैं थर्ड वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्या है हिस्ट्री, कैसे बनाया पॉल बर्ग ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको बहुत अच्छी तरीके से बेटा हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अगर समझ में नहीं आया होगा बेटा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं अगेन एंड अगेन आपको वापस से इस इंफॉर्मेशन को बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बेटा यही है आपका मेन चीजें। आगे हम लोग और चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि डीएनए रेप्लिकेशन को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रखिए, और अच्छे से बेटा पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।